हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी नई यूनिट जो कि है डिस्कनेक्शन अप्रोच की। एमएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है, सिंथॉन्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है। तो बेसिकली जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है ये एक एनालिटिकल अप्रोच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं उसके इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर। अगर हम सिंपली बोले तो यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये बिल्कुल रियल सिंथेसिस का रिवर्स है। रियल सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक जो मॉलिक्यूल उसका सिंथेसिस करते हैं उसके स्टार्टिंग मटेरियल से, लेकिन इस डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी कि हम उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर। तो अब जब आपको पता लग गया कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है, अब हम देखेंगे डिस्कनेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो से। तो जो डबल एरो है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब हमें यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग को दिखाना होगा तो हम वहां पर विगली लाइन का यूज करेंगे, जो कि इस तरीके का साइन है। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर शो करना है कार्बन और कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, तो हम इसे डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड के साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर विगली लाइन भी शो करेंगे, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। थर्ड जो पॉइंट हमारा ये है कि जो बॉन्ड यहाँ पर टूटा है उसे हम क्या है, ये जो डबल एरो है उसके ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस प्रोसेस से वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जनरेट होगा उसे हम इस एरो के नीचे की तरफ लिखते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन सबको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिया है टारगेट मॉलिक्यूल। अभी टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है? टारगेट मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल होता है जिसकी सिंथेसिस प्लान की जाती है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और बायोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, हम इसी मॉलिक्यूल का वापस से सिंथेसिस करते हैं। तो टारगेट मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल हो गया जिसका सिंथेसिस प्लान किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के जो बीच का बॉन्ड है यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर डिस्कनेक्शन के अंदर ये जो विगली लाइन है इसके थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना है, और इसी के साथ हमने इसको क्या है, इस डबल एरो के ऊपर भी शो कर दिया। इसके बाद में हमने इस एरो के नीचे वो वाली प्रोसेस शो की है जिसके थ्रू क्या है, ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है वो जनरेट किया जा सके। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये नाइट्रेशन के द्वारा जनरेट किया जा सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो डबल एरो है उसके नीचे नाइट्रेशन लिखा है। अब जब हम इस मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरीके की जो दो स्पीसीज देखने को मिलती है जो कि कैटायन और एनायन की फॉर्म में होती है। अब ये जो कैटायन और एनायन होते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं सिंथोन। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिंथोन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो अब इन सिंथोन को स्टेबल बनाने के लिए क्या होता है, इन सिंथोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। अभी सिंथोन क्या होते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इसे हम अभी थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इस एग्जांपल से सिर्फ इतना समझिए कि हम डिस्कनेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारे इसके डिस्कनेक्शन की। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। तो अगर हम सेम मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उनका यूज करेंगे। इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से हम क्या है, इस पर्टिकुलर जो हमने वहां पर टारगेट मॉलिक्यूल लिया था उसका सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है और उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो सिंथोन है वो क्या होते हैं। तो सिंथोन यहाँ पर फ्रेगमेंट होते हैं जो कि कैटायन और एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएट होने के बाद में वहां पर जो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है जो कि इंटरमीडिएट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं सिंथोन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ये सभी क्या है, ये सभी यहाँ पर सिंथोन है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एनायन और कैटायन की फॉर्म में होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो रिएजेंट होते हैं जो कि सिंथोन का फंक्शन है वो करते हैं, जो सिंथोन का काम है वो करते हैं, क्योंकि सिंथोन खुद क्या होते हैं, सिंथोन खुद होते हैं अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होंगे तो वो किसी भी जो रिएक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या है, हमें उनकी पार्टिसिपेशन करने के लिए या फिर जो फंक्शन वो करते हैं उनको करवाने के लिए हमें क्या है, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है एक दूसरे रिएजेंट के अंदर जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल से समझिए, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसका हमने ब्रेक डाउन किया या फिर डिसोसिएशन किया। डिसोसिएशन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये दो तरीके के सिंथोन देखने को मिलते हैं जो कि कैटायन और एनायन की फॉर्म में है। अब ये अनस्टेबल है तो हमें क्या है, अब इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर जो कि एक स्टेबल स्पीसीज होती है और इन्हें हम यूज करते हैं सिंथेसिस के दौरान में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसके अंदर जो सिंथोन का फॉर्मेशन हुआ है उसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये दोनों है। अब इन दोनों का यूज हम करेंगे इस पर्टिकुलर जो टारगेट मॉलिक्यूल था उसी के सिंथेसिस के अंदर।
तो उसके सिंथेसिस के लिए हम यहाँ पर ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम करवाएंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन। तो जिसके बाद में हमें हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल या जो हमारा मेन मॉलिक्यूल था वो हमें मिल जाता है। अब हम एक चार्ट देखते हैं जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंथोन को और उसे किस तरीके से हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड आपको इस चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा सिंथोन और दूसरी तरफ उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी आपको इस तरीके से सिंथोन देखने को मिले तो वहां पर आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट के तौर पर उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा सिंथोन है वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के अंदर आपको इस तरीके से जो सिंथोन है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर हमें इस कार्बोकेटाइन की सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना हो तो हम यहाँ पर यूज करेंगे RX या फिर ROH। जैसे कि हमने यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप लगाया, अगर हम यहाँ से OH को रिमूव कर दे तो हमारे पास जो बची हुई स्पीसीज होगी वो होगी ये कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या होते हैं, ये सिंथोन होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, लेकिन हमें इसे स्टेबल कन्वर्ट किया क्योंकि हमें क्या है, हमें इनकी जो प्रेजेंस है या फिर इनका जो काम है वो चाहिए था हमारे रिएक्शन के अंदर। इसी वजह से हमने इनको कन्वर्ट किया सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। इसी के बाद में जो हमारा सेकंड सिंथोन आता है वो है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन को आप किस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो आप इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से या फिर सुपर ग्रिग्नार्ड के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसे गिलमान या फिर फ्रैंकलिन जो रिएजेंट है उसके अंदर कन्वर्ट करके भी आप इन्हें सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के साथ में कुछ और सिंथोन आपको देखने को मिलेंगे और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करिए और सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बाकी जो एग्जांपल है उन्हें भी आप देख लीजिए और इन्हें अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जिसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है FGI, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रिएक्शंस लाइक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन की हेल्प से हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें एक फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलती है एक पर्टिकुलर डिसोसिएशन के लिए। अगर हम वहां पर डिसोसिएशन परफॉर्म करवाते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए तो हमें वहां पर क्या है, प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलती। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को किसी दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसके डिस्कनेक्शन के बारे में हमें पता हो और हमारे लिए जो डिस्कनेक्शन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी इजी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है जिसका डिस्कनेक्शन हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करेंगे और इसे यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद में इसका करवाएंगे हम डिस्कनेक्शन। इसी तरीके से जो ये सेकंड एग्जांपल है वो भी शो कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका हमें डिस्कनेक्शन नहीं पता या फिर प्रॉपर जो प्रोसेस है डिस्कनेक्शन की वो नहीं पता, तो इसे हम क्या करते हैं, फिर से फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसे चेंज कर देंगे किसी दूसरे ग्रुप के अंदर और फिर उसके बाद में क्या है, इसका डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको शो करिए डिस्कनेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर। तो जब हम इसका सिंथेसाइज करवाएंगे तो सिंथेसाइज करवाने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ये जो दो सिंथोन मिले हैं इन सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमें मिलेगा उनका यूज करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के या फिर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करके हमने क्या है, फाइनली वो ही हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वापस से फॉर्म कर लिया जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज करते हैं। अब कई बार यहाँ पर देखने को मिलता है जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होता है वो सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्टिंग इफेक्ट को भी चेंज कर, जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको ये जो मॉलिक्यूल है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका डिस्कनेक्शन कराया। डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में हमें ये वाले दो तरीके के सिंथोन देखने को मिल रहे हैं और इनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड का तो हमें यहाँ पर क्या है, हमें मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो एल्किल हैलाइड देखने को मिलता है और ये मोर रिएक्टिव है तो इसके चांसेस है कि ये आगे भी रिएक्शन शो करेगा, यानी कि हमें यहाँ पर मल्टीपल एल्काइलेशन देखने को भी मिल सकता है जो कि हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल के प्रिपरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अमाइन की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज करेंगे जिससे कि हमें क्या है, लेस रिएक्टिव अमाइड मिलेगा और हमारे लिए जो डिस्कनेक्शन की अप्रोच है वो भी इजीली हो जाएगी। तो ये एग्जांपल आप देख लीजिए एक बार और इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए और इसी डिस्कनेक्शन का हम सिंथेसिस कुछ इस तरीके से करवाएंगे। तो ये बात होगी हमारे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।